इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जिसमें पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासों में कथानक रूढ़ियों का उपयोग किस प्रकार किया गया है। तो ये जो प्रश्न है कथानक रूढ़ियाँ, सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा, तभी जाकर हम इसका आंसर लिख पाएंगे। तो ये जो कथानक रूढ़ियाँ होती है उसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो आंसर में हम लोग या फिर सबसे पहले हमें ये समझ लेते हैं कि कथानक रूढ़ियों का मतलब क्या है, उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे। तो कथानक रूढ़ियाँ वे पारंपरिक घटनाएं या घटनाक्रम होते हैं जो कहानियों और महाकाव्यों में बार बार दोहराए जाते हैं। मतलब कथानक रूढ़ियाँ जो होती है वो ऐसी कोई घटना होती है या फिर घटनाक्रम होता है जिन्हें बार बार महाकाव्य में दोहराया गया है। जैसे वीर नायक की जो बहादुरी होती है उसको बार बार बताया गया है। प्रेमिका का जो हरण हुआ है उसको भी महाकाव्य में बार बार दिखाया जाता है। या विश्वासघात से नायक की जो हार की जाती है, मतलब नायक को हराया जाता है। नायक मतलब यहाँ पे जो केंद्र बिंदु है, पात्र है, जो पात्र मुख्य पात्र है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो इसी की चर्चा है तो हम लोग अब आगे बात करेंगे कि पृथ्वीराज रासों में कथानक रूढ़ियों का उपयोग किस प्रकार किया गया है। उत्तर में लिखेंगे पृथ्वीराज रासों में कथानक रूढ़ियाँ या फिर जिसे हम लोग अंग्रेजी में नैरेटिव कन्वेंशन का उपयोग व्यापक रूप से किया गया है। बहुत जगह पे इसका प्रयोग किया गया है कथानक रूढ़ियों का। चूंकि यह वीर गाथा काव्य परंपरा का हिस्सा है इसलिए इसमें कई पारंपरिक कथानक संरचनाएं और काव्यगत रूढ़ियाँ पाई जाती है। इनका प्रयोग कथा को प्रभावी, नाटकीय और रोचक बनाने के लिए किया गया है। तो ये जो मतलब जो रचनाएं हैं, ठीक है, बताया गया कि ये जो वीरगाथा काव्य परंपरा का हिस्सा है। पृथ्वीराज रासो जो है वो वीरगाथा काव्य परंपरा का हिस्सा है, इसलिए इसमें कई पारंपरिक कथानक और संरचनाएं ऐसे हैं जो काव्यगत रूढ़ियाँ मतलब लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। इनका प्रयोग कथा को प्रभावी बनाने के लिए, नाटकीय और रोचक बनाने के लिए किया गया है, ताकि जो हमारा नाटक हो या फिर जो हमारी कथा है उसको और अच्छा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए और अच्छा उसको सजाने के लिए ये रूढ़ियों का व्यवहार किया गया है। जैसे नंबर 1 में हम लोग देख सकते हैं कि वीरगाथा परंपरा की कथानक रूढ़ियाँ जो है इसमें, उसके अंदर हम लोग क नंबर में देखेंगे वीर नायक की महानता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दी, अतिशयोक्ति का मतलब हो गया कोई छोटी सी बात है और छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना अतिशयोक्तिपूर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वीर नायक है, मान लीजिए जो हमारे पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज चौहान जो हैं, उन्हीं के बारे में अगर हम लोग उदाहरण लें, मान लीजिए वीर नायक है पृथ्वीराज चौहान और उनकी महानता को, जो उन्होंने काम या फिर जो उन्होंने कार्य किया है, जो उन्होंने काम किया है उसको और बढ़ा चढ़ा कर जब बताया जाता है तो उसे कहा जाता है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, ठीक है। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान को एक अजय योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कभी नहीं हारने वाले योद्धा है, ठीक है, जो कभी पराजय नहीं होंगे। जो कभी पराजय नहीं होता उसे अजय कहा जाता है। तो वीरगाथा काव्य की परंपरा के अनुसार नायक को अद्वितीय, पराक्रमी और गुणों से युक्त दिखाया जाता है। उदाहरण पर अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो धरती पर ऐसा वीर नहीं जो पृथ्वीराज को जीत सके। अब ये बता दिया गया, मतलब ये लाइन बोलकर बता दिया गया कि पृथ्वीराज से बड़ा कोई योद्धा है ही नहीं। ये हो गया अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। तो ये कथानक रूढ़ी अन्य वीरगाथाओं जैसे अल्लाह उदल में भी देखी जाती है। तो ये जो रचना है अल्लाह उदल, इसमें भी देखी जाती है। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग जरूर मुझे बताना कि ये किसकी लिखनी है, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है। शत्रु का नंबर ख में देखेंगे, शत्रु का नायक के समक्ष पराजित होना। तो वीर गाथाओं में यह एक सामान्य कथानक रूढ़ी होती है कि शत्रु जो होता है कितनी भी शक्ति लगा ले, अंततः नायक उसे हरा देता है। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं वीर गाथाओं में यह एक सामान्य कथानक रूढ़ियाँ है, चाहे जो शत्रु है वो कितना भी शक्ति लगा ले। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, ठीक है, मूवी में जो विलन्स होते हैं वो चाहे कितने भी पावरफुल हो, अंत में जो हीरो होता है वो उसे हरा ही देता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे नायक जो है वो उसे हरा देता है, चाहे उसकी शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर रखा गया है कि तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। यहाँ पर पहले युद्ध का वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि दूसरे युद्ध में तो जो पृथ्वीराज चौहान थे वो खुद हार गए थे मोहम्मद गोरी से। इसलिए अगर हम लोग तराइन के युद्ध की बात करें तो पहले युद्ध का वर्णन यहाँ पे दिया गया है।
उसके बाद यह वीर गाथा काव्य की एक पारंपरिक संरचना को दर्शाता है, जिसमें नायक पहले विजयी होता है, फिर किसी कारणवश पराजय का शिकार होता है। तो यहाँ पे जो वीर गाथा काव्य की पारंपरिक जो संरचना है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरे नंबर पे है प्रेम कथा से जुड़ी कथानक रूढ़ियाँ। प्रेम कथा से जुड़ी जो कथानक रूढ़ियाँ हैं, इसमें इसके क नंबर में हम लोग देखेंगे नायक नायिका का अद्भुत जो प्रेम है। पृथ्वीराज रासों में क्या होता है कि पृथ्वीराज रासों में संयोगिता और पृथ्वीराज की जो प्रेम कथा है एक महत्वपूर्ण कथानक रूढ़ी है। यहाँ पर एक चीज और बताया गया है कि जो राजकुमारी होती है संयोगिता, वो बचपन से ही नायक से प्रेम करती है या फिर उससे प्रेम हो जाता है। यहाँ पे नायिका है संयोगिता और नायक है पृथ्वीराज। तो वह स्वयंवर में अपने प्रेमी को ही वरण करना चाहती है। जब उसका स्वयंवर होता है संयोगिता का, तब वो अपने पति को ही वरमाला पहनाना चाहती है। इसके पिता होते हैं जयचंद, इस प्रेम का विरोध करते हैं। वे पृथ्वीराज से उसके जो संयोगिता का जो प्रेम होता है उसको वो नहीं मानते, उसका विरोध करते हैं। यहाँ पे नायक क्या करता है, नायिका का हरण कर कर लेके चला जाता है। तो ये कथानक रूढ़ी अन्य ग्रंथों जैसे नल, दमयंती और रणजीत सिंह की कथाओं में भी मिलती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग ख नंबर में देखेंगे स्वयंवर और हरण की परंपरा जो है ये कथानक रूढ़ियों के अंतर्गत आती है। संयोगिता जो है वो स्वयंवर और हरण की कथा एक प्रचलित वीरगाथा रूढ़ी है। जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया, लेकिन पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं दिया था। यहाँ पे जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया था कि वह उस दिन अपने पति को वरमाला पहनाएगी, लेकिन पृथ्वीराज को उसने आमंत्रण या फिर उसने निमंत्रण नहीं दिया था। संयोगिता ने अन्य राजाओं को अस्वीकार कर पृथ्वीराज के चित्र को वरमाला पहनाई थी। अब वहाँ पे संयोगिता ने सभी राजाओं को अस्वीकार करके यहाँ पे पृथ्वीराज को जो चित्र रखी हुई थी उसी को उन्होंने वरमाला पहनाई। क्रोधित जयचंद ने पृथ्वीराज का अपमान किया था। उस वक्त जो उसके पिता थे संयोगिता के जयचंद, उन्होंने पृथ्वीराज का अपमान किया था। पृथ्वीराज अपने घोड़े चेतक पर चढ़कर संयोगिता का हरण कर ले गए थे। तो ये कथानक जो है संरचना और राम सीता विवाह, रुक्मिणी हरण जैसी कथाओं से मिलती जुलती है। तो यहाँ पे राम सीता विवाह जो है उसका तो मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रुक्मिणी हरण जैसी कथाओं से मिलती जुलती है। अगर एक बात और पूछें कि यहाँ पे राम सीता विवाह से क्यों मिल रहा है, तो इसका एक उदाहरण ये कि यहाँ पे राम और सीता का जब विवाह हुआ था तब भी स्वयंवर हुआ था। रुक्मिणी हरण में कृष्ण रुक्मिणी को उठा कर ले गए थे, इसलिए दोनों कथाओं से ये मिलती जुलती है। नायक की हार और पुनरुत्थान की जो रूढ़ी है उसमें पराजय के बाद भी नायक की अंतिम जीत होती है, इसमें दिखाया गया है। तो इसके क नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वीराज तराइन के दूसरे युद्ध में हारकर बंदी बना दिया जाता है। पृथ्वीराज जो है वो मोहम्मद गौरी से दूसरे युद्ध में हार गए थे 1192 में। गौरी उसे अपमानित करता है, लेकिन नायक अपने शौर्य को अंतिम बार सिद्ध करता है। कितना भी गौरी ने उसे अपमानित किया हो, लेकिन उन्होंने अपने शौर्य, अपनी प्रशंसा को उन्होंने अंतिम बार अपनी सिद्ध किया था कि वे वीर योद्धा हैं। पृथ्वीराज अपनी शब्दवेदी बाण विधा से गौरी को मार देता है। उन्होंने अपना शौर्य कैसे सिद्ध किया था, उनका जो पृथ्वीराज जो थे वो शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे। उन्होंने इस शब्दवेदी बाण का उपयोग किया था और गौरी को मार दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर यह कथानक रूढ़ी महाभारत के कर्ण और रामायण के ब्राह्मण वध की कहानियों में भी देखी जाती है, जहाँ नायक प्रतिनायक अंततः वीरगति को प्राप्त होता है। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर में दैवीय संकेत और चमत्कारी तत्व भी देखने को मिलते हैं इसमें, जिसमें कहा गया है कि नायक की असाधारण शक्तियाँ जो है, पृथ्वीराज को जन्म से ही अद्वितीय योद्धा बताया गया है। पृथ्वीराज जो जन्म से ही अद्वितीय योद्धा हैं, जिनको मतलब उनके तुलना के कोई योद्धा नहीं है। उनमें शब्दवेदी बाण चलाने की दिव्य शक्ति थी। यह चमत्कारी शक्ति उन्हें एक महान योद्धा सिद्ध करती है। ये जो शब्दवेदी बाण चलाने के लिए जो जाने जाते हैं हमारे पृथ्वीराज, उन्हें ये शक्ति उन्हें एक ये कहा जाता है कि एक दिव्य शक्ति है और ये शक्ति उन्हें एक महान योद्धा सिद्ध करती है। तो ये कथानक संरचना अन्य ग्रंथों जैसे रामायण राम का दिव्य धनुष और महाभारत अर्जुन की गांडीव धनुष विद्या में पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। राजद्रोह और विश्वासघात की जो रूढ़ी है 5वें नंबर में, उसमें है कि वीर गाथाओं में अक्सर किसी अपने व्यक्ति द्वारा नायक के साथ विश्वासघात किया जाता है। वीर गाथा जब कही जाती है उसमें आप देखोगे या फिर लिखी जाती है, तब एक ना एक कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो नायक का अपना व्यक्ति होता है, लेकिन वो विश्वासघात करता है नायक के साथ। पृथ्वीराज रासों में भी ये भूमिका जयचंद निभाता है। जयचंद के गौरी से मिल जाने के कारण पृथ्वीराज की हार हुई थी।
जयचंद ही था जो पृथ्वीराज गौरी से पृथ्वीराज रासो को हराने के पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए उसने गौरी से मतलब अपने आप को गौरी के साथ रखा था और पृथ्वीराज को, ताकि वो हरा पाए, इसलिए वो जाकर गौरी से मिल गया था। ऐसा ही कथानक रूढ़ी महाभारत में शकुनी, महाभारत के कौरवों में भी देखी जाती है। तो ये सारे के सारे जो थे वो थे हमारे कथानक रूढ़ियाँ। अब हम लोग निष्कर्ष हेतु बात कर लेते हैं। तो पृथ्वीराज रासो में कई कथानक रूढ़ियों का उपयोग किया गया है, जैसे वीर नायक के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, स्वयंवर और हरण की बातें हैं, विश्वासघात किया गया है, चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, नायक की वीर गति भी होती है अंत में। यह सभी रूढ़ियाँ इसे एक आदर्श वीर गाथा काव्य बनाती है और इसे इस भारतीय महाकाव्य परंपरा से भी जोड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो जो है उसमें कथानक रूढ़ियों का मेल हुआ है, या फिर जो प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो में कथानक रूढ़ियों का उपयोग किस प्रकार किया गया है। तो इन सारे ये जो प्रश्न थे इसका सभी के सभी हमने आंसर देख लिए हैं और हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन का आंसर में लिख पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।